हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द सोशियो वाले प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेट नंबर 16। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? पहला है एंथोनी गिडिन, सी लेवी स्ट्रॉस, एल्थ्यूजर या रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी लेवी स्ट्रॉस। सी लेवी स्ट्रॉस, जैसा कि हम जानते हैं, ये मानव शास्त्री भी हैं और समाजशास्त्री भी हैं, और साथ ही में ये फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। और इन्होंने संरचनावाद के बारे में विचार दिया है कि संरचनावाद मानव व्यवहार, भाषा और पौराणिक कथा की उपस्थिति के पीछे एक गहरी अदृश्य संरचना है, जो कि बेस्ड है, किस पर आधारित है ये अदृश्य संरचना? ये अदृश्य संरचना आधारित है सार्वभौमिक मानव मस्तिष्क के तर्क पर। अर्थात लेवी स्ट्रॉस का कहना ये है कि जो संरचना है वो मनुष्य के तार्किक आधार पर की गई क्रिया अंतरक्रिया का परिणाम रही है, और यह एक अदृश्य संरचना है। जैसे भाषा के पीछे उसका व्याकरण काम करता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संस्थाओं के पीछे भी एक सामाजिक व्याकरण होता है। साथ ही में हम और भी देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं सी लेवी स्ट्रॉस ने। तो इन्होंने सगोत्र विवाह निषेध का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। और इन्होंने सगोत्र विवाह निषेध में द एक्सचेंज ऑफ वुमेन के बारे में बताया है। और इन्होंने बाइनरी अपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही में इन्होंने द सीवेज माइंड एंड ब्रोकलेज का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि आदिम मानव आधुनिक मानव से चिंतन के आधार पर कम नहीं है, बल्कि वो उससे अलग है। आदिम मानव ने उस परिस्थिति में उस अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का यूज किया और कुछ संसाधनों को जोड़ तोड़ कर उन्हें नए अर्थ दिए और अपनी भौतिक संस्कृति का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सउद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। यह स्टेटमेंट किसका है? आर एम मैकाइवर और पेज का। दूसरा ऑप्शन है टाइलर, तीसरा है मेलिनोस्की, चौथा है एस सी डुबी। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति मूल्य, नियम, विश्वास की एक कार्य प्रणाली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेलिनोस्की ने ही जैविक आवश्यकताओं के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, और अपने जैविक आवश्यकताओं के सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि समाज की मूलभूत जैविक आवश्यकताओं का पूरा करने का तरीका जो है वो संस्कृति है। जैविक आवश्यकताओं को इन्होंने 3 प्रकार का बताया है। जो इसका पहला टाइप है वो है बेसिक नीड्स, दूसरा टाइप है ड्राइव्ड नीड्स, व्युत्पन्न आवश्यकताएं, तीसरा टाइप है
इंटीग्रेटिव नीड्स अर्थात एकीकरण संबंधी आवश्यकता। तो मनुष्यों की 3 प्रकार की जैविक आवश्यकताएं हैं: बेसिक नीड्स, डिराइव्ड नीड्स और इंटीग्रेटिव नीड्स। बेसिक नीड्स जैसे भोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य, जो दिन प्रतिदिन जिनके बिना जीवन असंभव है, उसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं। और डिराइव्ड नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स को पूरा करने की प्रक्रिया में पैदा हुई नीड्स डिराइव नीड्स हैं। जैसे भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवाह व्यवस्था का जन्म हुआ। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल्स आए। तो ये सब ड्राइव नीड्स में आ जाती हैं और ये सब बेसिक नीड्स में शामिल हो जाते हैं। इंटीग्रेटिव नीड्स क्या है? समाज को एक सूत्र में बांधती है, जैसे कि धर्म हो गया जो समाज के एकीकरण का काम करता है, ज्ञान हो गया, जादू टोना हो गया, ये सब इंटीग्रेटिव नीड्स में शामिल होते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत ईवी टायलर की। ईवी टायलर एक ब्रिटिश विज्ञानी है, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और इन्हें जनक माना जाता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। एस सी दुबे भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने ह्यूमन फैक्टर के बारे में कहा है। जो ह्यूमन फैक्टर है, मानवीय कारक है, वो समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही एस.सी. दुबे ने भारत के गांवों को सेमी ऑटोनमस माना है, अर्ध स्वायत्त माना है, और एस.सी. दुबे ने ही रिचुअल प्यूरिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में, तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व होती हैं। जो पहले एक जनरीति होती है, वो आगे चलकर जब कई लोगों द्वारा फॉलो की जाती है और अपनाया जाता है, तो वो एक प्रथा का जन्म ले लेती है, और उसके बाद वो रूढ़ियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार का विचार किसने दिया है? तो इस प्रकार का विचार दिया है समनर ने। समनर जो कि अमेरिकी सोशोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही ये समाजशास्त्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं, और ये लिबरल थिंकर रहे हैं। और इन्होंने जो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट जो डार्विन का सिद्धांत रहा है, उसके ये फॉलोवर रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन के सिद्धांत के ये फॉलोवर रहे हैं, और इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और मुक्त बाजार के काफी घनिष्ठ पक्षधर रहे हैं, काफी मजबूत पक्षधर रहे हैं। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है भुलक्कड़ व्यक्ति, फॉरगॉटन मैन का कॉन्सेप्ट। फॉरगॉटन मैन अर्थात भुलक्कड़ व्यक्ति, जिसमें इन्होंने कहा है कि आम व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति जो टैक्स पे करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है, उसे इन्होंने भुलक्कड़ व्यक्ति की संज्ञा दी है। अब समझ लेते हैं सोरोकिन के बारे में। सोरोकिन
जो ये भी एक अमेरिकी समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने स्त्रीकरण के 3 आधार की चर्चा की है। एक इकोनॉमी के आधार पर, दूसरा पॉलिटी के आधार पर था, राजनीति के आधार पर, और तीसरा है पेशेवर व्यवसाय के आधार पर स्त्रीकरण या फिर पेशेवरों के आधार पर स्त्रीकरण। साथ ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने कहा सम्मति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। तो ये कहा है मैकाइवर ने, या नाडेल ने, या मैक्स वेबर ने, या जिन्सबर्ग ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाइवर। मैकाइवर जो कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने स्टेट एंड सोसाइटी में अंतर किया है और कहा है कि जो स्टेट है वो पार्ट है सोसाइटी का। राज्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि ये समाज का ही एक हिस्सा है। साथ ही इन्होंने कम्युनिटी और एसोसिएशन के बारे में भी बताया है कि जो कम्युनिटी होती है वो नेचुरल होती है, स्वाभाविक होती है। जैसे परिवार हो गया, गांव हो गया, ये कम्युनिटी का हिस्सा है। एसोसिएशन जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और ये औपचारिक होते हैं। और साथ ही इन्होंने मॉडर्न स्टेट के बारे में कहा है कि जो मॉडर्न स्टेट है, आधुनिक राज्य है, वो एक सेवक राज्य है, ना कि मालिक है। और मैकाइवर की कुछ फेमस बुक्स भी रही हैं, जैसे द वेब गवर्नमेंट, और दूसरी फेमस बुक रही है सोसाइटी, अ टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी, द मॉडर्न स्टेट। ये इनकी कुछ फेमस बुक्स रही हैं। एसएफ नोडेल ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना के 3 डायमेंशन के बारे में चर्चा की है। और वो 3 डायमेंशन क्या है? पहला डायमेंशन इन्होंने एसएफ नोडेल ने कहा है रूल्स, दूसरा डायमेंशन कहते हैं सोशल एक्शन, और तीसरा डायमेंशन इन्होंने नियम, रूल्स व इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्था। तो इस प्रकार से इन्होंने सामाजिक संरचना के 3 डायमेंशन की चर्चा की है, रूल, सोशल एक्शन और नियम व संस्था। जिन्सबर्ग ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जो कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी स्थितियों और परिणामों का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया और जिसके एक्टर को या कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? लैंडिस एंड लैंडिस, गारफेलो, इलियट एंड मैरिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैंडिस एंड लैंडिस। और जो इलियट और मैरिल हैं ये कनेक्ट करते हैं सामाजिक विघटन के सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? सामाजिक विघटन, जैसा कि अभी हमने देखा कि सामाजिक विघटन का सिद्धांत किसने दिया है?
तो सामाजिक विघटन का सिद्धांत दिया है इलियट और मैरिल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्होंने सामाजिक संगठन और विघटन का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं, इनकी एक बुक भी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इलियट और मैरिल। इसमें कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ऐसा कहने वाले कौन से समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन है जॉनसन, एम रोज, मैकाइवर एंड पेज या मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉनसन। जॉनसन जो कि अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है अर्थात कार्यात्मकवादी सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया है और इन्होंने सोशलाइजेशन के बारे में चर्चा की है, सोशल कंट्रोल के बारे में चर्चा की है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में कहते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज के लिए लाभकारी भूमिका निभाता है, जहां श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा श्रेष्ठ कार्य और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। और साथ ही इन्होंने परिवार के बारे में अध्ययन किया है, धर्म के बारे में अध्ययन किया है और शिक्षा के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। इनकी एक फेमस बुक है सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा है कि धर्म जनमानस के लिए अफीम है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? हीगल ने, लेनिन ने, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म जनमानस के लिए अफीम है अर्थात धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम की भांति है और धर्म का नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऐसे विचारक, द्वंद्ववादी विचारक कार्ल मार्क्स ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक हैं। हीगल और कार्ल मार्क्स, हीगल और कार्ल मार्क्स में क्लैश चलता रहता है और ये क्लैश समाज को बनाने के पीछे की समाज जो है किस प्रकार से सोसाइटी इवॉल्व हुई है उसके पीछे चलता रहता है। हीगल कहते हैं कि पहले विचार आया, फिर वस्तुएं आई और फिर धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पहले वस्तुएं आई, उन वस्तुओं से विचार आया और फिर समाज का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है, हीगल और कार्ल मार्क्स। हीगल ने ऐतिहासिक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया है और जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। साथ ही में हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया है, अलगाव का सिद्धांत दिया है, उत्पादन प्रणाली के बारे में चर्चा की है और समाज का ऐतिहासिक विकास के बारे में भी चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकाइवर, हॉबहाउस और सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉबहाउस। हॉबहाउस एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नियो लिबरलिज्म की नींव रखी
न्यू लिबरलिज्म का आधार रखा। साथ ही जो हब हाउस है ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं और इन्होंने कहा है कि व्यक्ति और समुदाय के बीच का विकास समाज के विकास के साथ जुड़ा होना चाहिए और समाज में अधिक से अधिक समानता होनी चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए। समाज के विकास के आधार के रूप में इन्होंने आध्यात्मिकता और नैतिक प्रगति को विशेष माना है। साथ ही में इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जैसे माइंड इन इवोल्यूशन, मोरल इन इवोल्यूशन और एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। साथ ही इन्होंने हार्मोनियस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट में कहा है कि समाज का लक्ष्य व्यक्ति और समुदाय के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है और साथ ही समाज में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के बीच संतुलन बना रहना चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता और समानता जो है इनके मध्य समाज में संतुलन बना रहना चाहिए। सोरोकिन के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति एक चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले विचारक कौन है? रूसो, मैकियावेली, मैक्लेनन या जैक्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसो। इनका पूरा नाम है पियरे जोसेफ रूसो और ये फ्रांसीसी विचारक हैं। साथ ही जो इनका पूरा स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है कि ईश्वर एक बुराई है और संस्कृति एक चोरी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि विवाह शिशु उत्पादन और अनुरक्षा हेतु एक अनुबंध है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो विवाह को एज अ कॉन्ट्रैक्ट कहने वाले मेलिनोव्स्की है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। और विवाह को ये नातेदारी का स्रोत भी मानते हैं। वेस्टरमार्क की बात करते हैं तो इन्होंने विवाह को स्त्री पुरुष के मध्य होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा कानून से स्वीकृति प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दुर्खीम के बारे में देख लेते हैं। दुर्खीम जो कि एक प्रकारवादी समाजशास्त्री है और इन्होंने सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया है और इन्होंने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? टीबी बाल्टीमोर, रेंचमैन, स्पेंसर या कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर है, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज के विकास की अपनी जो व्याख्या है वो डार्विन के सिद्धांत से ही ली है। जैसे डार्विन ने कहा है कि सभी अंगों का विकास
उसकी फंक्शंस को पूरा करने के लिए हुआ है। जो मानव के अंग हैं, उन अंगों का विकास मानव के शरीर के अलग अलग फंक्शंस को पूरा करने के लिए होता है, और जो फंक्शन यूज में नहीं रहते हैं वो धीरे धीरे मानव अंग विलुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से स्पेंसर भी कहते हैं कि समाज के अंगों का विकास समाज की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, और जो जरूरत समाज के लिए आवश्यक नहीं रह जाती है, उस अंग का, उस इंस्टीट्यूशन का समाज से खात्मा हो जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि हम जानते ही हैं कि ये इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं, इन्होंने समाज की तुलना जैविक इकाई से की है कि सोसाइटी जैसे मानव शरीर के अंगों का विकास होता है, वैसे ही समाज का विकास होता है। इसी प्रकार से इन्होंने समाज की तुलना जैविक इकाई से की है, और उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के वाक्य को गढ़ा है, और एलिमिनेशन ऑफ अनफिट के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। साथ ही स्पेंसर जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की आज़ादी को सबसे अधिक बल देते हैं। साथ ही उन्होंने मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो मिलिटेंट सोसाइटी है उसमें सबसे अधिक एकीकरण पाया जाता है और सबसे अधिक नियमों पर बल दिया जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसमें नियमों पर कम बल दिया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। साथ ही में इन्होंने समाज को विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा है, और कहा है कि समाज पहले सरल था, सरल समाज, फिर युग्म समाज आया, और फिर आया द्वियुग्म समाज। तो इन्होंने समाज के विकास के आधार पर समाज को क्लासिफाई किया: सरल समाज, युग्म समाज, द्वियुग्म समाज। सरल समाज जहाँ खाना बदोश कबीलाई जीवन होता था। युग्म समाज जो कृषि पर आधारित होता था, जिनमें सामूहिकता पाई जाती है, सामूहिकता का भाव पाया जाता था। द्वियुग्म समाज जो आज का आधुनिक समाज है, मॉडर्न स्टेट है, वो द्वियुग्म समाज की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ सूची दी है, इनको सूची 2 से मिलाना है। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किसका है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। तो सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये हम जानते हैं आंद्रे बिट्टी की बुक है। और विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड एमएन श्रीनिवास ने बुक लिखी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन वाई सिंह का कॉन्सेप्ट है, और बुक भी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, के एल शर्मा का है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जॉर्ज रिचर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तराधुनिकता, उत्तराधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। हालांकि ये सारी बुक्स जॉर्ज रिचर की हैं, और इनको एक बार याद करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं?
तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष, ये हम जानते हैं। सभ्यताओं के संघर्ष के बारे में हंटिंगटन ने चर्चा की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हंटिंगटन, ऑप्शन सी। काफी फेमस कॉन्सेप्ट है इनका, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।